यवनाधिपति देमोत्रेस निकोलाई की सेवा में सादर प्रणाम। इस देश में आज सायकाल एक विप्लव घटित हो गया। महाराज वीरदत्त की हत्या की जा चुकी है और एक अल्पायु युवक स्वयं शासक बन बैठा है। इस समय मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में बहुत संख्या में बौद्ध भिक्षु रहते हैं। ये सब एक ही संगठन में बंधे हुए एक ही विचार के पोषक हैं। इस संघ को बौद्ध संघ कहा जाता है। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल सभी बौद्ध भिक्षुक और उपासक बुद्धम शरणम गच्छामि मंत्र का जाप करते हैं। अतः ये बौद्ध संघ जिसकी सहायता करना चाहे वह मगध देश का सम्राट बन सकता है। मैं बौद्ध संघ का गुरु हूं। अब आप बताएं, आप बौद्ध संघ की सहायता करेंगे या नहीं, और सहायता के प्रतिकार में आप बौद्ध संघ से क्या चाहेंगे, अवगत कराएं। महाप्रभु, अब ऐसा पत्र चंद्रगुप्त के पौत्र का महामात्य, जो राज्य परिषद का प्रमुख सदस्य है, अगर यवन राजा को लिखे तो उसका क्या होना चाहिए था? आपके पास इसका जवाब है, पर वो जवाब क्यों सही है उसका कारण जानते हैं। आइए। नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दरअसल मानव चरित्र राजनीति की आधारशिला है और चरित्रहीनता राजनीति में अवतरित होकर किसी भी राज्य और राष्ट्र के पतन का कारण बन सकती है। चंद्रगुप्त से बिंदुसार और सम्राट अशोक तक तो पंचशील का सिद्धांत काम करता रहा, पर विद्रोह की चिंगारी पनपने लगी थी, क्योंकि कोई भी राष्ट्र युद्ध और व्यवहारिकता से चलता है। सम्राट अशोक ने पंचशील का प्रयोग अन्य राष्ट्रों पर किया। जब तक वे थे तब तक तो सबने माना, पर उनके जाते ही सबसे पहले विद्रोह उनके खुद के राज्य पर ही हुआ और फिर आसपास के राज्यों में, और राजा वीरदत्त के शासनकाल में मगध सिमट के मात्र एक छोटा सा राष्ट्र बनकर रह गया। कारण वही पंचशील सिद्धांत। दरअसल सम्राट अशोक ने केवल एक संप्रदाय का समर्थन किया, उसे पाला पोषा बड़ा किया, और वह संप्रदाय संन्यास धर्म को मानने वालों का था। बस यही गलती कर बैठे सम्राट अशोक, और उसकी बानगी देखे। राजा वीरदत्त के शासनकाल में बौद्ध भिक्षुक जब नगर प्रवेश टोली स्वरूप भ्रमण करते हुए प्रवेश करते तो वहां के सभी नागरिक उनके सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होकर जब तक वो नजर से ओझल न हो जाए रहना पड़ता था। दूसरा, बौद्ध अनुयायियों का राजकोष में सर्वप्रथम अधिकार था। तीसरा, राज्य पर कोई भी दूसरे राज्य का आक्रमण होता तो शांति का संदेश भेजा जाता और उसके अतिक्रमण को मान्यता मिल जाती। बौद्ध मठों को नगर सेठ से ऋण लेकर दिया जाता, जिससे वाणिज्यों में अलग रोष, क्योंकि राज्य का खजाना तो खाली था। सोचिए जरा, वो मौर्य साम्राज्य जिसका एक संपूर्ण राष्ट्र पर एकाधिकार था, उनके वारिसों ने अशोक के बाद आहिस्ते आहिस्ते अपने तलवारों के पानी को शांति के एवज में सुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका परिणाम कहां पूरे राष्ट्र पर एकाधिकार से मुट्ठी भर राज्य में सीमित हो चला था। और आग में घी का काम यह कि शासन को सुगम बनाए रखने के लिए गठित राज्य परिषद में बौद्धों का निर्णय सर्वमान्य, मंत्रिमंडल के हर फैसले पर महामात्य का फैसला सर्वोपरि। इस व्यवस्था में कोई कैसे रह सकता है? 185 ईसा पूर्व का वो समय था। तभी उस राज्य में एक सेनानी ने राजा वीरदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। हर्षचरित की तभी ये पंक्तियां लिखी है कि पुष्यमित्रस्तु सेनानी समुद्रत्य बृहदथम, अर्थात सेना का निरीक्षण करते हुए राजा की हत्या, जो कि जवाब था यथा योग्य व्यवहार। पुष्यमित्र शुंग राजा वीरदत्त के राजपुरोहित अरुणदत्त का पुत्र था, जिसने अपनी आंखों से बौद्ध सन्यासियों के द्वारा दमन और शोषण को सहा था। उसने चुपचाप अपनी मंशा नगर के सेठों से चर्चा के माध्यम से करी और कराई, और आहिस्ते आहिस्ते योजना को आकार देना प्रारंभ किया। इसमें उसे जिनका साथ मिला उसने उसका और बल बढ़ाया, और वे थे महर्षि पतंजलि। दरअसल यह यूं ही अचानक नहीं हुआ।
मगध देश में बौद्धों के बढ़ते प्रभाव और राजकाज के दिनचर्या तक महाप्रभु का दखल इस लावे को तपाता चला गया और वृहदत्त महाप्रभु के इशारों पर चलते हुए आंख मूंद कर उनकी बातों में राजकाज का कार्य करते रहते थे, जिससे यह बात प्रजा में दूर तक चली गई थी। इस राज्य को एक बौद्ध भिक्षु जो कि राज्य परिषद का सदस्य होते हुए राजा सा आदेश जारी करता था और उसे मानना सबकी मजबूरी हो चली थी। बौद्ध मठों विपुल धन की प्राप्ति होती, राजकोष पर दिन प्रतिदिन भार बढ़ता ही जा रहा था। राज्य पर नित्य प्रतिदिन नए कर लगाकर धन की वसूली होते रही। इस आक्रोश को जब एक तलवार का साथ और महर्षि पतंजलि का सानिध्य प्राप्त हुआ तो यह लावा जो बहुत पहले से धधक रहा था अपने उत्कर्ष पर पहुंचा और फिर गठित नवीन सेना के निरीक्षण के लिए राजा वृहदत्त को आमंत्रित किया गया। तब वे यवनों के नृत्यांगनाओं के विलास में लिप्त थे। किसी तरह से जब वो राजी हुए निरीक्षण के लिए, तब उनके द्वारा निरीक्षण के वक्त अपने ही राज्य के सेना के प्रति गलत कही उनकी इन्हीं बातों से उद्वेलित होकर पुष्यमित्र शुंग ने उनका सर धड़ से अलग गठित सेना के सम्मुख कर दिया। क्योंकि किसी राष्ट्र का गौरव उसकी सेना होती है, वृहदत्त को अपनी जान देकर इस मूल्य को चुकाना पड़ा। सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य कोई भी हो, पर इतिहास में केवल एक नायक हुआ, पुष्यमित्र शुंग, जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञों से साम्राज्य को स्थापित किया। शायद ही ऐसा कोई चरित्र याद हो आप सबको जिसने ऐसा कार्य त्रेता के बाद किया हो। वो थी उसकी सनातन के प्रति गहरी आस्था और विश्वास। रही बात हत्या कर सत्ता प्राप्ति करने पर, तो उस दौर में यह एक सामान्य प्रक्रिया थी। क्यों? क्योंकि इतिहास तो ऐसे ही लिखे हुए थे। उस दौर में उसकी वानगी देखी और यह प्रमाणित और पूर्ण सत्य है कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदिन ने की, उदिन की हत्या उसके पुत्र अनिरुद्ध ने, और अनिरुद्ध की हत्या उनके बेटे मुंडक ने, और मुंडक की हत्या उनके बेटे नागदशक ने, और नागदशक को अपदस्थ किया था शिशुनाग ने, जो उसका अमात्य था। शिशुनाग वंश के अंतिम राजा कालाशोक की हत्या उनके नायक महापद्मानंद ने की, और फिर उसी लाइनेज में धनानंद की हत्या की चंद्रगुप्त ने की, और मौर्य शासन की स्थापना की। उसी मौर्य शासन में महान सम्राट अशोक ने भी सत्ता अपने भाइयों की हत्या करके ही पाई थी। ये और बात है, उन्हें सम्राट महान अशोक कहा जाता है। और कालांतर में वही चक्र समय का चला, उस महान मौर्य शासक का अंत भी उसके ही राजपुरोहित के बेटे ने किया। क्या गलत हुआ बोलो? दरअसल इतिहास इस मुल्क में वामपंथी कलम से इतना गंदा लिखा गया है कि एक तरफ सम्राट अशोक को महान भी कहते हैं और दूसरी तरफ उसके द्वारा भाइयों की हत्या को नजरअंदाज किया जाता है ना दोहरी मानसिकता? आप खुद ही सोचो। वही पुष्यमित्र भरूच में स्तूपों का निर्माण करता है, सांची के स्तूपों का संरक्षण करता है, वही बोध गया के स्मारक के इर्द गिर्द स्तूपों और मंदिरों के कटघरे जो शुंग कालीन दौर के थे उसी के द्वारा बनाए गए थे। जी हाँ, यही सच है। दरअसल पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध सन्यासियों की हत्या की, पर किसकी? सवाल यह है ना। तो इसका जवाब यह है कि उसके सरहदी इलाके यवन साम्राज्य के समय पंजाब के जालंधर तक थे और आसपास की सीमा से लगते वो बौद्ध विहार और उसमें रहने वाले सन्यासी जो यवनों के लिए अपने ही देश से विश्वासघात में लिप्त थे। ऐसे विश्वासघातियों को अगर पुष्यमित्र ने सजा दी या उनका हत्या की तो क्या गलत किया? पुष्यमित्र के शासनकाल में सबसे ज्यादा खतरा यवनों का था और अगर उसके राज्य के लोग यवनों का साथ देते तो उसकी हत्या करना वाजिब था या नहीं? सोच के बताए। इतिहास का मूल्यांकन सिर्फ दिव्यदान ग्रंथ या वोल्गा से गंगा की उपमाओं से अभिभूत होकर किसी ऐतिहासिक पात्र को इतना भी तोड़ मरोड़ कर पेश न करे कि उस पात्र को ही लोग खलनायक समझ बैठे। वैसे भी इस मुल्क में कई पात्रों को अपनी चॉइस के हिसाब से नायक और किसी को खलनायक पेश किया गया है। इतिहास सत्य पर आधारित होना चाहिए, न कि चॉइस पर। दरअसल सनातन से कालांतर में की गई नफरत ने पुष्यमित्र को सही सम्मान कभी नहीं दिया जिसका वो हकदार था। अब समय है इस अवधारणा को बदलने का। उस पहले सनातनी पुनरुद्धार के प्रणेता पुष्यमित्र शुंग को शत शत
नमन। नमस्कार।